एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्रॉस टोटल इनकम से मिलने वाली डिडक्शन के बारे में, जो यूनिट फर्स्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के अपडेट टाइमली मिलते रहें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो आपको ऊपर दिख रहा है, और ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इनमें सेक्शन 80 के बारे में ही पूछा गया है। किसी में सेक्शन 80 के पार्ट्स डिफरेंट जो होते हैं उसके बारे में, या फिर स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि 80G के बारे में बताओ, 80DD के बारे में बताओ, 80E GGA कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर सिंपली लिखते हैं कि रिडक्शन टू बी मेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम फॉर सर्टेन पेमेंट्स। तो उसके बारे में हम जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझेंगे कि डिडक्शन होती क्या है। डिडक्शन एक बेनिफिट होता है जो असेसी को इन्वेस्टमेंट करने या फिर एक्सपेंडिचर इंकर करने पर दिया जाता है। मतलब अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की है या कोई स्पेसिफिक खर्च किया है, तो गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट देती है, जिसे हम डिडक्शन कहते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जब हम टोटल टैक्स इनकम कैलकुलेट करते हैं, तब सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक की डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस की जाती है। ये बात इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि डिडक्शन हमेशा ग्रॉस टोटल इनकम से ही दी जाती है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? जब हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम होती है, उसमें से हम डिडक्शन को माइनस करते हैं। डिडक्शन को माइनस करके हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है। यहाँ एक बात लिखी हुई है दैट कि डिडक्शन कैन नॉट बी मोर देन GTI, कि डिडक्शन कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। डिडक्शन की अमाउंट कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है। ग्रॉस टोटल इनकम अंडर 5 हेड्स। 5 हेड कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड कौन सा हेड है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ, कैपिटल गेन। एंड लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सब हेड्स की इनकम को ऐड करने के बाद क्लबिंग ऑफ इनकम अप्लाई करके, सेट ऑफ लॉसेस अप्लाई करके जो इनकम आती है उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ठीक है, 5 हेड कौन कौन से थे? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन सब हेड की इनकम को ऐड करने के बाद क्या करते हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम को अप्लाई करके, सेट ऑफ लॉसेस को अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो भी इनकम आती है उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ठीक है, ये तो था मीनिंग। अब एक लीगल डेफिनेशन देखते हैं एज पर द एक्ट। एज पर सेक्शन 80B सब सेक्शन 5, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है टोटल इनकम जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कंप्यूट की जाती है बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, दैट इज अंडर सेक्शन 80। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, पहले सारी इनकम कैलकुलेट करो, फिर सेक्शन 80 की कोई भी डिडक्शन लगाने से पहले जो इनकम आती है वही ग्रॉस टोटल इनकम होती है। नोट में लिखा है कि नो ग्रॉस टोटल इनकम नो डिडक्शन। मतलब अगर ग्रॉस टोटल इनकम ही नहीं है तो कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिडक्शन। स्टूडेंट, डिडक्शन को ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट,
जिसका अंडर सेक्शन 80C टू 80GGC तक आता है। सेकंड है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम, जो कि सेक्शन 80IA टू 80U के अंडर आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। चलो डिटेल में इसको समझते हैं। पहला क्या है, डिडक्शन रिगार्डिंग अप्रूव्ड सेविंग इन PF, LIC एटसेट्रा अंडर सेक्शन 80C। हु कैन क्लेम, कौन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल और HUF कैन क्लेम। इंडिविजुअल और HUF दोनों को राइट है कि वो सर्टेन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट और पेमेंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट, ये जो डिडक्शन होती है वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए अवेलेबल होती है। इसकी क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है कि कौन सी अमाउंट एलिजिबल होती है, इसका मतलब ये है। पहला क्या है, ओन कंट्रीब्यूशन टू PF, मतलब जो कंट्रीब्यूशन एसएससी खुद करता है वो एलिजिबल होता है। जैसे कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड SPF, जिसमें आ जाता है गवर्नमेंट, LIC, SBI, RBI एम्प्लॉयज के लिए। सेकंड है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जिसको RPF के नाम से जाना जाता है। इसमें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए आता है। थर्ड है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे PPF के नाम से जाना जाता है। PPF अकाउंट इंडिविजुअल के नाम पर या स्पाउस के नाम पर या फिर चिल्ड्रन के नाम पर हो सकता है। पीरियड या फिर क्वालिफिकेशन क्या होती है? इन सब केसेस में अमाउंट फुली क्वालिफाइड, मतलब पूरी अमाउंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल होती है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन, अब इसमें कितने तक की डिडक्शन मिलती है? या तो 1,50,000 या फिर टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन वेरियस अप्रूव्ड सेविंग स्कीम। इन दोनों में से जो भी लोअर होगी वो डिडक्शन अप्रूव हो जाएगी। सेकेंड है डिडक्शन रिगार्डिंग LIC प्रीमियम। LIC प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, मेंबर ऑफ HUF। मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल होती है बट सब्जेक्ट टू लिमिट होता है। एक टेबल बनाया गया है जिसमें पॉलिसी टेकन और लिमिट के बारे में लिखा गया है। ये एक जस्ट एन एग्जाम्पल है, जैसे कि इसमें 2012, 2013 के बारे में लिखा गया है। ये तो बहुत ही पुराना डाटा हो गया। आप इसको नया डाटा जैसे कि 2025, 2026, 2024 को भी एग्जाम्पल एज अ एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इसको समझते हैं। जैसे कि पॉलिसी टेकन में लिखा है कि पॉलिसी टेकन बिफोर 31/3/2012, कि इसमें कि हमने पॉलिसी ली कब, 31 मार्च 2012 से पहले, तो उसकी लिमिट हमें कितनी मिलेगी? 20% ऑफ सम अश्योर्ड। अगर पॉलिसी लेते हैं हम आफ्टर 1/4/2012, कि मतलब अगर हम पॉलिसी लेते हैं 1 अप्रैल 2012 से बाद या फिर 1 अप्रैल 2013 से पहले, तो उस टाइम पीरियड में हमें 10% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर हम पॉलिसी ले रहे हैं 1 अप्रैल 2013, ठीक है, उसके बाद ले रहे हैं तो तब 10% ऑफ सम अश्योर्ड। अगर इन केस ऑफ डिसेबल्ड पर्सन तो उसको 15% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा। मतलब LIC प्रीमियम पर डिडक्शन सम अश्योर्ड के परसेंटेज से रिस्ट्रिक्टेड होती है। नेक्स्ट थर्ड है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। एनी अमाउंट contributed by employee towards approved superannuation fund, उस केस में फुली क्वालिफाइड, मतलब एम्प्लॉयज जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है वो पूरी की पूरी डिडक्शन के लिए एलिजिबल होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सेक्शन 80C के रिमेनिंग क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट पेमेंट को डिटेल में समझेंगे। फोर्थ है एनी अमाउंट डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आ जाते हैं, आउट ऑफ एम्प्लॉयर सैलरी अंडर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के लिए अमाउंट डिडक्ट करता है तो ये अमाउंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल होती है। फुली क्वालिफाइड, मतलब पूरी अमाउंट डिडक्शन के लिए कंसीडर की जाएगी
ओवरऑल 80C लिमिट के अंडर। फिफ्थ है एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSC 8 एंड 9 इशू। अगर एसएससी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC 8 या फिर 9 इशू में इन्वेस्ट किया है तो वो अमाउंट फुली क्वालिफाइड होगी और सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट सिक्स्थ है एनी अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर NSS 1992। अगर नेशनल सेविंग स्कीम NSS 1992 के अंडर अमाउंट डिपॉजिट किया गया है तो ये अमाउंट भी फुली क्वालिफाइड होगी और पूरी अमाउंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल होती है। नेक्स्ट है एनी अमाउंट पेड टू LIC अंडर जीवन धारा और जीवन अक्षय प्लान। अगर LIC के जीवन धारा प्लान या फिर जीवन अक्षय प्लान के अंडर प्रीमियम पे किया गया है तो वो अमाउंट फुली क्वालिफाइड होगी और सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट है एनी अमाउंट डिपॉजिटेड विद हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अगर एसएससी ने अप्रूव्ड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास अमाउंट डिपॉजिट किया है तो वो अमाउंट फुली क्वालिफाइज और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के अंडर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है एनी अमाउंट पेड एज ट्यूशन फी। अगर एसएससी ने ट्यूशन फी पे की है किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की या किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो इंडिया में सिचुएटेड हो, पर्पस क्या है इसका? फुल टाइम एजुकेशन ऑफ एनी टू चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये अमाउंट फुली क्वालिफाइड होगी और सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन अलाउड होती है। नेक्स्ट है डिपॉजिट मेड अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल 2004। अगर एसएससी ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS 2004 के अंडर डिपॉजिट किया है तो ये अमाउंट क्वालिफाइड सेविंग माना जाता है और इसमें लिमिट कितने तक की होती है? या तो 1,50,000 या फिर टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट जो कि सेविंग अमाउंट जितनी भी है उन दोनों में से जो भी लोअर होगी दैट शैल बी अलाउड। ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अगर अमाउंट डिपॉजिट किया गया है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो गर्ल साइड के नाम पर हो और गर्ल साइड एसएससी की हो तो ये अमाउंट सेक्शन 80C के अंडर एलिजिबल होती है। ओवरऑल लिमिट 1,50,000 के अंडर होती है। ऊपर एक क्विक सेक्शन ओवरव्यू दिया गया है फॉर नोट्स मेकिंग। अगर आपको नेम या फिर सेक्शन याद नहीं रहते हैं तो आप जैसे कि मैंने छोटा छोटा करके लिखा है कि 80D का में क्या आता है, सेक्शन क्या है उसका, ठीक है, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि सेक्शन 80D किसका है? हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए। 80DD किसका है? मेडिकली हैंडीकैप डिपेंडेंट के लिए। 80DDB किसका है? एक्सपेंसेस ऑन स्पेसिफिक डिसीज। ठीक है। 80E के अंदर क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर स्टडीज। 80EEA और 80EE हाउस लोन इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है 80G, 80GGA और 80GGC डोनेशन के अंडर आता है और 80TTA सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। ये ऊपर वाले जितने भी सारे हैं रिवीजन पॉइंट्स है। ठीक है। आप इसको एज जैसे कि मैंने लिखा है आप भी इसको नोट मेकिंग के लिए ऐसे लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखना दैट इज ऑल अप टू यू। ठीक है। जो मेन क्वेश्चन है उस पर आते हैं। सेकंड है पेंशन फंड ऑफ LIC एंड अदर इंश्योरर अंडर सेक्शन 80CC। हु कैन क्लेम? ओनली इंडिविजुअल कैन क्लेम। और इसकी क्वालिफाइड अमाउंट कितनी है? एनी अमाउंट पे टू LIC या फिर पेंशन फंड के लिए जो सेक्शन 10 अंडर सब सेक्शन 23AB के अंडर सेट अप हो। ठीक है। और पीरियड क्या है? एवरी ईयर। ठीक है। इसकी रेट या फिर लिमिट कितनी तक की है? या तो एक्चुअल अमाउंट पेड या फिर 1,50,000 जो भी कम हो विच एवर इज लेस वो। ठीक है। ये डिडक्शन 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD की कॉम्बाइंड लिमिट 1,50,000 के अंडर आती है। ठीक है। आई नो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है लेकिन जितना कंफ्यूजिंग है उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको लिख कर याद करोगे ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है।
जैसे कि सेक्शन, जैसे कि मैंने ऊपर नोट्स बनाए हुए थे ना, छोटा-छोटा करके लिख के कि कौन-सा सेक्शन किसका है, उसमें क्या-क्या आता है। आप भी अगर ऐसे लिखोगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है? ये वाला जो सेक्शन है 80D बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो बिल्कुल मत छोड़ना, ये आपको 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है? इसको तो ज़रूर करना, ठीक है? ये इसमें क्या लिखा गया है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या फिर कंट्रीब्यूशन टू CGHS सेक्शन 80D। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है, क्या है? हु कैन क्लेम, इंडिविजुअल या फिर HUF, रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, दोनों क्लेम कर सकते हैं इसको, ठीक है? मोड ऑफ पेमेंट क्या है इसमें? एनी मोड अदर देन कैश, कैश के अलावा कोई भी मोड चलेगा, कैश इसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एक्सेप्शन में लिखा गया है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कैश अलाउड है, ठीक है? अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसके लिए कैश अलाउड होगा, लेकिन दूसरे वे में अलाउड नहीं होगा, ठीक है? मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D में कौन कौन सी आती है? जैसे कि मैंने टेबल बनाया है, आप भी ऐसे ही टेबल बना के, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पर पर्टिकुलर, फिर राइट हैंड साइड पर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में कौन कौन सा लिखेंगे हम? फैमिली और पेरेंट्स को, ठीक है? और HUF में मेंबर्स को। सबसे पहला क्या है? फॉर हुज बेनिफिट पेमेंट शैल बी मेड, किन किन के लिए बेनिफिट मिलता है? जैसे कि फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, मेंबर्स के लिए, ठीक है? सबसे पहला क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में डिडक्शन किन किन को मिलती है? फैमिली को मिलती है, पेरेंट्स को मिलती है और मेंबर्स को भी मिलती है। बी पार्ट है कंट्रीब्यूशन टू CG हेल्थ स्कीम। अब अगर हम कंट्रीब्यूशन करते हैं CG हेल्थ स्कीम के अंडर तो डिडक्शन किन किन को मिलती है? फैमिली को मिलेगी, ठीक है? पेरेंट्स को नहीं मिलती और मेंबर्स को भी नहीं मिलती, ठीक है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इसमें मैक्सिमम कितने तक की डिडक्शन मिलती है? 5000 तक की डिडक्शन मिलती है। और किन को मिलती है? फैमिली को, पेरेंट्स को, मेंबर्स को नहीं मिलती है। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिडक्शन A, B एंड C एज अ नॉर्मल सिटीजन। अब जो ऊपर A, B, C पार्ट हमने पढ़ा है उसमें से नॉर्मल सिटीजन को कितने तक की डिडक्शन मिलती है? फैमिली के केस में 25,000 तक की डिडक्शन, पेरेंट्स के केस में 25,000 तक की डिडक्शन, मेंबर्स के केस में 25,000 तक की डिडक्शन मिलती है। और एडिशनल डिडक्शन और ए व्हेन पॉलिसी इज टेकन ऑफ लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन, तब कितने तक की डिडक्शन मिलती है? तीनों केस में 25,000 तक की डिडक्शन मिलती है। सेकंड पॉइंट है मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ ऑफ सीनियर सिटीजन, ठीक है? मेडिकल एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं सीनियर सिटीजन की हेल्थ पर, उस केस में कितने तक की डिडक्शन मिलती है? फैमिली के केस में 50,000, पेरेंट्स के केस में 50,000 और मेंबर ऑफ HUF के केस में भी 50,000 तक की डिडक्शन मिलती है, ठीक है? इफ नो मेडिकल इंश्योरेंस इज पेड ऑन हिज हेल्थ, ठीक है? अगर मेडिकल इंश्योरेंस पेड ना भी हो तो भी 50,000 तक की तीनों में डिडक्शन मिलती है, ठीक है? कंबाइंड मैक्सिमम डिडक्शन फर्स्ट और सेकंड को ऐड ऑन करके कितने तक की मिलती है? 50,000 तक की। फैमिली प्लस पेरेंट कंबाइंड एज पर कंडीशन। फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट हु इज मेडिकली हैंडीकैप्ड अंडर सेक्शन 80DD। एलिजिबल असेसी कौन कौन से हैं? रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट दोनों ही एलिजिबल है इस डिडक्शन को अवेल करने के लिए। और क्वालिफाइंग अमाउंट कितनी है? एनी अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट, डिपॉजिट विद LIC और UTI अप्रूव्ड स्कीम भी एलिजिबल होती है। और इसका टाइम पीरियड कितने तक का होता है? एवरी ईयर। और डिडक्शन अमाउंट जो कि फिक्स्ड डिडक्शन अमाउंट है कितने तक की? नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 तक की डिडक्शन मिलती है। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है 80% और मोर, कि 80% या फिर उससे ज़्यादा दिखता ही नहीं है, कोई भी डिसेबिलिटी है, तब 1,25,000 की डिडक्शन मिलती है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर का कोई रोल नहीं होता, फिक्स डिडक्शन मिलती है, ठीक है? नेक्स्ट है डिडक्शन इन केस ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज अंडर सेक्शन 80DDB।
एलिजिबल एसएससी कौन कौन से हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ, क्वालिफाइड अमाउंट कितने की है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन ट्रीटमेंट, जितना भी एक्सपेंडिचर हमारा खर्च हो रहा है ट्रीटमेंट पर उतने तक की हमें डिडक्शन मिलेगी। सेल्फ पर, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर इंडिविजुअल के केस में या फिर एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ। कंडीशन क्या है, पेशेंट स्पेसिफाइड डिजीज से सफर कर रहा हो, ठीक है। पीरियड एवरी ईयर और मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन कितने तक की है। सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख तक की डिडक्शन मिलती है और अदर्स के केस में 40,000 तक की डिडक्शन मिलती है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर और मैक्सिमम लिमिट जो भी कम हो उतने तक की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। और स्पेसिफाइड डिसीज जैसे कि कैंसर, क्रॉनिक रेनल फेलियर और गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड डिसीज। नेक्स्ट है डिडक्शन इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर स्टडीज अंडर सेक्शन 80E। एलिजिबल एसएससी कौन कौन से हैं, इंडिविजुअल ओनली, इंडिविजुअल ही इसको अवील कर सकता है। क्वालिफाइड अमाउंट, एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड अगेंस्ट लोन टेकन फॉर हिज ओन, अगर अपने अपने खुद के लिए, अगर जो असेसी है हायर स्टडीज करना चाहता है वो अपने खुद के लिए भी ले सकता है, अगर वो अपने स्पाउस के लिए ले रहा है तो भी, या फिर अपने बच्चों की हायर स्टडीज के लिए लोन ले रहा है तब भी उसको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80E। अब है नेक्स्ट, लोन मस्ट बी टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन इम्प्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, कि लोन लेना ज़रूरी है कहाँ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से ही लेना माना जाएगा। अब टाइम पीरियड कितने तक का है, इनिशियल ईयर प्लस 7 ईयर्स मतलब टोटल 8 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन, अब कितने तक की डिडक्शन मिलेगी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, इसके ऊपर कोई भी मॉनेटरी लिमिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डिडक्शन इन केस ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन बाय अ फर्स्ट टाइम बायर अंडर सेक्शन 80EE। एलिजिबल एसएससी कौन कौन से है, इंडिविजुअल ओनली। Qualified amount, the loan should be sanctioned between 1st April 2016 to 31st March 2017 plus loan financial year, मतलब 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच सैंक्शन हुआ हो और फर्स्ट टाइम होम बायर होना चाहिए। ये जो डिडक्शन है होम लोन के इंटरेस्ट पर मिलती है और सेक्शन 80EE के अंडर आती है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ लोन टेकन इज अप टू 35 lakh प्लस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड ₹50 lakhs। अमाउंट ऑफ लोन टेकन, लोन अमाउंट 35 lakhs तक का होना चाहिए और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पीरियड टिल द रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब जब तक लोन का इंटरेस्ट पे होता रहेगा। मैक्सिमम लिमिट अप टू 50,000 पर एनम। ये डिडक्शन सेक्शन 24 सब सेक्शन बी के अलावा एडिशनल बेनिफिट के रूप में मिलती है। नेक्स्ट है डिडक्शन इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 80EEA। एलिजिबल एसएससी कौन कौन सी है, इंडिविजुअल ओनली। और क्वालिफाइंग अमाउंट या फिर कंडीशन क्या है, लोन अप्रैल 2029 से मार्च 2022 के बीच सैंक्शन हुआ होना चाहिए और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंडीशन एप्लीकेबल होती है। पीरियड एवरी ईयर और लिमिट इंटरेस्ट पेबल और 1,50,000 विच एवर इज लेस। ये भी एडिशनल डिडक्शन है जो कि सेक्शन 24 सब सेक्शन बी के अंडर मिलती है। नेक्स्ट है डिडक्शन इन केस ऑफ डोनेशन टू अप्रूव्ड फंड एंड इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 80G, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। एलिजिबल एससी और ऑल द एसएससीज आर एलिजिबल, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, सब एलिजिबल हैं। क्वालिफाइंग अमाउंट डोनेशन की कितनी है, नो लिमिट ऑन डोनेशन, 100% डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट। नीचे दिए गए इन डोनेशंस पर 100% डिडक्शन मिलती है, ग्रॉस टोटल इनकम की कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती है। लिस्ट ऑफ फंड्स जिसमें 100% डिडक्शन मिलती है, जैसे कि अफ्रीका फंड 100% डिडक्शन, आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड,
नेशनल स्पोर्ट फंड्स, नेशनल कल्चरल फंड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन फंड, नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, स्वच्छ भारत कोर्स सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन सब केसेस में क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डोनेशन अमाउंट कितने तक की मिलती है? डिडक्शन अप टू 100% तक की डिडक्शन मिलती है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं अंडर सेक्शन 80G की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या गिवन है हमें? टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन दैट इज 5 लाख, डोनेशन 120,000 टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, 100% डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट, डोनेशन टू 30,000 टू लोकल अथॉरिटी, 50% डिडक्शन विद 10% एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम लिमिट। स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेट एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। Adjusted gross total income equals to 5 lakh, 10% of adjusted GTI, that is 50,000. Step 2, deduction of calculation. A part, PM National Relief Fund, eligible deduction 100% of 20,000, deduction 20,000. B part है local authority donation. Actual donation 30,000, limit 10% of GTI, that is 50,000. Lower of two, 30,000 or 50,000, that is, which one is lower? 30,000 is the lowest one. So 50% of 30,000, that is 15,000. Then the total deduction under section 80G, 20,000 plus 15,000 equals to 35,000. This type of example almost guaranteed exam में आती है. Next है सेक्शन 80G डोनेशन विदाउट द लिमिट। सबसे पहले हमने 100% लिमिट तक की पढ़ी थी, अब डोनेशन विदाउट लिमिट पढ़ेंगे। जैसे कि पहले है क्लीन गंगा फंड, सेंट्रल गवर्नमेंट 100%, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज 100%, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 100%, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड पीरियड 100%, but the limit is up to 50% of both जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड और इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड। ठीक है, विद लिमिट ऑफ डोनेशन टू स्टेट गवर्नमेंट, टू लोकल अथॉरिटी, ठीक है, टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, टू स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन, टू अ कॉरपोरेशन सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, टू अ प्लेस ऑफ आर्ट, पब्लिक वर्कशॉप और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, to an institution or association engaged in promotion of family planning in India. The period of qualifying amount, actual total of 1 to 10 or 10% of gross taxable income, whichever is less in qualifying amount or in limit. Out of qualifying amount, 100% of donation for financial period plus by a company to IOA and balance of qualifying amount at the rate 50%. पहले 10% of adjusted GTI निकालो, फिर एक्चुअल डोनेशन से कंपेयर करो, जो कम हो क्वालिफाइंग अमाउंट उतनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिडक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर सेक्शन 80GGA। एलिजिबल एसएससी, ऑल द एसएससी एक्सेप्ट जिनके पास सिर्फ बिजनेस या फिर प्रोफेशनल इनकम या लॉस है। क्वालिफाइंग अमाउंट कितने तक की है? डोनेशन गिवन टू इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन engaged in scientific research और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड होनी चाहिए। और पीरियड एवरी ईयर इन विच डोनेशन इज गिवन, डिडक्शन लिमिट अप टू actual expenditure fully allowed, यानी 100% of deduction, no maximum limit. Next, a donation given to institution or association engaged in approved rural development program or conservation of natural resources, afforestation, ऐसी institution को दिया गया donation section 80G के under eligible होता है। Next है donation given to institution engaged in training of person for rural development program, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन रूरल डेवलपमेंट के लिए लोगों को ट्रेनिंग देती है, उनको दिया गया डोनेशन डिडक्शन के लिए कंसीडर होता है। नेक्स्ट है एनी अमाउंट गिवन टू द रूरल डेवलपमेंट फंड। रूरल डेवलपमेंट फंड को दिया गया कोई भी अमाउंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। नेक्स्ट है एनी अमाउंट गिवन टू फंड फॉर एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन जैसे कि पेड़ लगाना, जंगल डेवलपमेंट करना, ठीक है, इन सब के लिए फंड बनाया होता है, उस फंड को दिया गया डोनेशन एलिजिबल होता है। नेक्स्ट है एनी अमाउंट पेड बाय असेसी टू पब्लिक सेक्टर कंपनी और लोकल अथॉरिटी या फिर एनी अप्रूव इंस्टीट्यूशन। अगर ये पेमेंट अप्रूव पर्पस के लिए
किया गया है तो डिडक्शन अलाउड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फंड सेटअप फॉर एरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी एरेडिक्शन के लिए जो फंड सेटअप किया गया हो उसको दिया गया डोनेशन एटीजी के अंडर कवर होता है। ठीक है, अंडर इम्पोर्टेंट नोट, अगर डोनेशन 2000 से ज़्यादा है तो डोनेशन कैश के अलावा किसी भी मोड से देना होगा, जैसे कि चेक, ड्राफ्ट, ऑनलाइन एक्सेट्रा। कैश डोनेशन एक्सीडिंग 2000 डिडक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा अंडर दिस सेक्शन। अलाउड डोनेशन इन कैश दैट इज ओनली अप टू 2000 तक ही अलाउड है, और लिमिट दैट इज अप टू 10,000, बट अब कितनी है, 2000 तक ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है डिडक्शन इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑन कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 80GG B or under section 80GG C. Eligible person, any person is eligible except local authority or artificial juridical persons. Qualifying amount, any donation given to a political party is qualified. ठीक है, कैश डोनेशन अलाउड नहीं है। अगर कैश में दिया गया तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। पीरियड एवरी ईयर, डिडक्शन अमाउंट 100% ऑफ डोनेशन, मतलब जितना डोनेशन दिया उतना ही डिडक्शन अलाउड होगा। नेक्स्ट है डिडक्शन इन केस ऑफ इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग अकाउंट अंडर सेक्शन 80 TDA। एलिजिबल पर्सन, इंडिविजुअल या फिर HUF, इस सेक्शन के अंडर सेविंग बैंक अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर डिडक्शन अवेलेबल होता है। डिटेल लिमिट आगे एक्सप्लेन होती है, जनरली 10,000 तक की है। Qualifying amount, interest earned on saving deposit with bank, cooperative banks, post office, civil saving accounts का interest include होता है। Period which is every year. Deduction limit lower of the following: actual amount of interest earned या फिर 10%, 10,000 per annum, whichever is less. इम्पॉर्टेंट नोट है कि ये डिडक्शन सिर्फ सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पर मिलती है, FD या फिर RD इंटरेस्ट एलिजिबल नहीं होता है। नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट इज डिडक्शन इन केस ऑफ मेडिकली हैंडीकैप्ड और मेंटली रिटार्टेड SSC अंडर सेक्शन 80U। Eligible SSC, resident individual who is blind or medically handicapped or mentally retarded. Qualifying amount, SSC खुद डिसेबल होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी मैंडेटरी होता है। पीरियड एवरी ईयर। डिडक्शन लिमिट, ठीक है, नॉर्मल डिसेबल अगर पर्सन है तो तब 75,000 पर एनम तक की डिडक्शन अलाउड मिलेगी। ठीक है, अगर सिवियर डिसीज या फिर सिवियर डिसेबल पर्सन है तब 1,25,000 पर एनम तक की डिडक्शन मिलती है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर मैटर नहीं करता, फिक्स डिडक्शन मिलती है। ठीक है, आई होप आपको ये सब जितने भी हमने सेक्शन किए हैं आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप ज़रूर बताना। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब आप रिस्पॉन्ड करते हो कि दीदी प्लीज़ इस पर क्वेश्चन बना दो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मैं किस पर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा मेरा हो, मैं किस पर वीडियो बनाऊँ, आप कौन सा टॉपिक चाहते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।